नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री चैनल पे। और जो हम पॉलिटिकल साइंस के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके एमसीक्यूज लगा रहे हैं, वो आज हम कंटिन्यू करते हैं उसको। ठीक है। और जो पार्ट वन है अपना, जो नवंबर 2022 का पेपर था, उसके पहले जो 50 क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाएं और एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त करते रहें। ठीक है। नेक्स्ट ये इसमें जो 51 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे ये वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 51 स्टार्ट करते हैं अपना। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन शुड द स्टेट परफॉर्म इन द व्यू ऑफ इंडिविजुअलिस्ट राइटर्स। इंडिविजुअल को फोकस करके मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सोसाइटी को नहीं है, इंडिविजुअल के हिसाब से जो स्टेट है वो किस हिसाब का जो फंक्शन है परफॉर्म करेगा। यदि इसमें ऐसा है कि अ, यदि सारे एमसीक्यूज ऐसे लग रहे हैं कि भाई ठीक है हमारे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमें कोई भी एक भी ऑप्शन ऐसा दिखता है कि जो सोशलिस्ट टाइप का है, तो उसे हम नेग्लेक्ट करेंगे इसमें। ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे उसको, फिर उसका हमें जो आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। बी है, ये ठीक है। बी ऑप्शन, टू मेक रूल रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। ये देखो, जब भी जो भी क्लैश होगा ना, वो प्रॉपर्टी को लेके ही होगा, चाहे सोसाइटी का हो चाहे इंडिविजुअल का हो। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। तो जिसमें बी है वो एलिमिनेट कर दो आप। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन निकल के आ गया सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। बाकी और भी पढ़ लेते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन एग्रेशन, ठीक है। टू इम्प्लीमेंट सच म्यूचुअल एग्रीमेंट्स विद आर लीगली वैलिड, ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो इंडिविजुअलिस्ट जब हम बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी के लिए ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन वो किसी भी हिसाब की रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहता है इंडिविजुअलिस्ट। ठीक है, तो सोसाइटी में क्या है कि कॉमन ओनरशिप होती है उसमें सोसाइटी, लेकिन इंडिविजुअलिस्ट क्या करते हैं कि वो सब कुछ अपने पास प्रॉपर्टी का जो हिस्सा होता है, जिस टाइप की मतलब जितनी प्रॉपर्टी वो अर्न करना चाहे उतना कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन को हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच है, जो कन्वेंशन है उनके बारे में पूछा है। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको पता हो तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पर्सनल राइट्स, ये आपका ठीक है। कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये आएगा आपका 2006 का है। ठीक है। कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड, ये ठीक है आपका। ऑप्शन प्रोटो ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑन इकोनॉमिक सोशल राइट 2006, ये आपका आएगा 2008। ठीक है, ये कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ए और सी। ए और सी सेकंड जो है इसका आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, इसमें पूछ रहा है करेक्टली मैच पूछ रहा है। जो ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी दी गई है और उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो पूछ रहा है। और उसका मैच करने, मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है कि कौन सा मैच करेक्टली मैच। क्वेश्चन इनकरेक्टली मैच भी आ सकता है, तो वो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 में बनाया गया था। ठीक है, हेग कहाँ है, नीदरलैंड में, तो ये आपका ठीक है। WHO जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड, 1948 में बनाया गया था। ठीक है, तो आपका बी गलत है। बी गलत है तो बी को हम एलिमिनेट कर देंगे, जो ऑप्शन बी, ये हट गया और ये दो बच गए। ठीक है, अपना ए आपको पता है। ठीक है, दोनों टाइप से हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि किसी का हमें गलत पता लग गया तो वो एलिमिनेट कर देंगे। अब आपका ए ठीक है, आपको सिर्फ ए के बारे में पता है, तो ए के हिसाब से क्या है कि ए ऑप्शन इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसका आंसर यही आएगा सेकंड। ये भी हट जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि ए ऑप्शन नहीं है, ए अपना करेक्ट है, क्वेश्चन करेक्टली पूछ रहा है। तो दोनों टाइप से आप जो क्वेश्चन है उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये पता हो कि ये जो ऑप्शन है ये नेगेटिव है या गलत है, या जो सा ऑप्शन आपको 100% आप जिस पे करेक्ट हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी क्या है, बाकी मैं बता देता हूँ आपको। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये दोनों अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। ये UN के अंडर आता है और ये नहीं आता है। ठीक है,
और ये कब बनाया गया था? 2002 में। इनकी डेट इसलिए बता रहा हूँ मैं, काफ़ी बार जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको भी अरेंज करने के लिए आ जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी जो फॉर्मेशन थी उस हिसाब से इनको अरेंज करना है, ये भी आपका पूछा जा सकता है। तो और ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क नहीं है, ये है वियना। वियना शहर कहाँ है? ऑस्ट्रिया। और ये कब बनाया गया था? 1957। ये तीनों ही फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं कि इनकी फॉर्मेशन कब कब की है और इनके हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन क्या आएगा अपना? ए ठीक है, हाँ निकल गया। ऑप्शन बी आपका ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें ऑपरेशन पूछ रहा है, इंडिया ने जो जो ऑपरेशन लॉन्च किए थे वो किस देश के लिए लॉन्च किए थे या किस टाइम में लॉन्च किए गए थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें देखते हैं ऑपरेशन ऑपरेशन राहत यमन के लिए। ठीक है, यमन में एक जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जिसको बोलते हैं हुथी रिबेल, ये भी आपसे इंटरनेशनल न्यूज़ में पूछा जा सकता है कि ये जो ग्रुप है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। जैसे हमास आपसे पूछा जा सकता है, हुथी रिबेल्स आपसे पूछा जा सकता है जिनको काफ़ी बार न्यूज़ में बोला जाता है, और हिजबुल्लाह आपसे पूछा जाता है जो कि लेबनान से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे जो ये ग्रुप है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस देश से बिलोंग करते हैं। ये आपका ठीक है पहला। वंदे भारत मिशन श्रीलंका, अकेला श्रीलंका तो नहीं है, ये कोविड-19 के टाइम पे जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम चलाया गया था वो उसके लिए था। बी आपका गलत है, जिसमें बी है वो एलिमिनेट कर दो। ए आपको पता है सही है, तो जिसमें ए नहीं है वो भी एलिमिनेट कर दो आप। तो आपका वन और फोर्थ ये ऑप्शन बच गए। आगे चलते हैं। ऑपरेशन मैत्री आपको पता है नेपाल के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या आएगा? ए और सी आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन सुकून ये इराक के लिए नहीं था। ठीक है, ये किसके लिए था? इजराइल और लेबनान के लिए। ठीक है, और अभी जो करंट में जो ऑपरेशन चलाए गए थे वो मैं आपको बता दूं। एक तो था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ये कहाँ चलाया गया था? यूक्रेन में जो हमारे जो स्टूडेंट और लोग जो फंस गए थे जब रशिया ने इन्वेजन स्टार्ट कर दी थी यूक्रेन पे 2022 में, उसके बाद ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। एक था ऑपरेशन दोस्त, ये किसके लिए था? टर्की, जिसको अभी टर्की ने अपना नाम चेंज किया, क्या कर दिया? तुर्की कर दिया। ठीक है, और और टर्की और सीरिया के लिए। ठीक है, ये ऑपरेशन आपको ध्यान में रखना है कि भले ही वो चाहे ऑपरेशन गंगा हो और चाहे ऑपरेशन दोस्त हो, तो ये दोनों अभी करंट से रिलेट करते हैं। वो यूक्रेन के लिए और ऑपरेशन दोस्त आपका टर्की और सीरिया के लिए स्टार्ट किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, ओएनजीसी विदेश, साउथ चाइना सी, ये ठीक है। साउथ चाइना सी आप जब भी देखते हैं तो इसमें जो चाइना ने जो कॉन्सेप्ट है इसका 9 डैश लाइन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 9 डैश लाइन किससे रिलेट करता है? साउथ चाइना सी से रिलेट करता है। डैश लाइन ऐसी कुछ लाइंस है, 9 नो ऐसी लाइन डिफाइन की हुई है चाइना ने साउथ चाइना सी में जो बताती है कि ये साउथ चाइना सी, जहाँ पे जो उन्होंने डैश लाइन मार्क की गई है कि ये चाइना से साउथ चाइना सी बिलोंग करता है, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रहता है। ठीक है, 9 डैश लाइन आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा वॉर ऑन टेरर, ये इसका नहीं है, ये नेटो का है। ठीक है, ऑप्शन बी जिसमें है वो आप निकाल दो, ये आपका निकल गया। ठीक है, ए आपका कंफर्म ठीक है, तो ए इसमें नहीं है तो ये भी निकाल दो। आगे चलते। मिलिट्री स्ट्रेंथ, एलिमेंट और नेशनल पावर, ये ठीक है आपका। ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग, ये किसने लिखी थी ये बुक? ठीक है, ये इन्होंने नहीं लिखी थी। ठीक है, तो सी यदि ऑप्शन देखा जाए तो ए और सी अपना सही है, लेकिन साइलेंट स्प्रिंग जो बुक थी ये किसने लिखी थी?
ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये है रिचेल कार्सन। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो साइलेंट स्प्रिंग जो बुक थी ये किसने लिखी थी, ये आपके रेचल कार्सन ने लिखी थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है, ये भी मैच द फॉलोइंग है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस किस थिंकर ने आपके दिए थे। तो वो चाहे क्लास ऑफ सिविलाइजेशन हो, क्लासिकल थ्योरी हो, द एंड ऑफ हिस्ट्री हो, या ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी हो। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में हंटिंगटन, जो आपके जो थिंकर थे ये थे हंटिंगटन। ठीक है, सॉरी। तो इसमें इन्होंने क्लास ऑफ सिविलाइजेशन दिया था। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन क्यों दिया था? क्योंकि 1991 में क्या यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यूएस अकेली एक पावर बच गई। उसके बाद ये सब बताया गया था कि वो अकेली पावर है, लेकिन जो क्लैश बिटवीन जो यूएस और यूएसएसआर के बीच में था वो आइडियोलॉजिकल क्लैश। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या बताते हैं कि जो पोस्ट इन्होंने बताया कि जो क्लैश जो अब जो इसके बाद आएगा, आइडियोलॉजिकल क्लैश के बाद जो आएगा वो आएगा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होगा। क्योंकि इन सब चीज़ों के परे लोगों के पास है कल्चर। ठीक है, उसकी वजह से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आएगा, सिविलाइजेशन क्लैश करेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था 1991 के बाद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आपका ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है, दूसरा क्लासिकल थ्योरी, ये गलत है। ठीक है, बी गलत है आपका, तो बी एलिमिनेट कर दो। ए जिसमें नहीं है वो भी एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ए पे हम श्योर है कि ए अपना ठीक है। ठीक है, द एंड ऑफ हिस्ट्री फुकुयामा ने दी थी। ठीक है, द एंड ऑफ हिस्ट्री भी ये 1991 के बाद दी थी, क्योंकि ये इसलिए दी गई थी कि जो फुकुयामा ने कहा था कि एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब है कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसकी जीत होगी। क्योंकि जो यूएस जो प्रमोट करता था वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता था, और यूएसएसआर जो कम्युनिस्ट कंट्री थी वो कम्युनिज्म को प्रमोट करता था। 1991 में आपका यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया। उसकी वजह से इन्होंने कहा था कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया और जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसकी जीत हुई। ठीक है, तो आपका ए और सी, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका थर्ड, इसका आंसर निकल के जाएगा। लेकिन जो ये जो है ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी, ये गलत है। ठीक है, लेकिन ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी आपका ये किसने दिया था? जो ग्रीन थ्योरी है, ये पॉलिटिकल थ्योरी है, ये आपके दिया था रॉबर्ट ई गुडिन ने। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो ग्रीन ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी है वो आपके रॉबर्ट ई ने दिया था। ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें डिप्लोमेसी के बारे में पूछ रहा है कि ये किस किस प्राइम मिनिस्टर के अंडर ये स्टार्ट की गई थी। डिप्लोमेसी हो गया या कोई प्रोजेक्ट हो गया, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच आर करेक्टली मैच। आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं हर बार यही रिपीट करता हूँ कि करेक्टली मैच है या इनकरेक्टली मैच है, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे। ठीक है, प्रोजेक्ट मौसम, ठीक है, ये राजीव गांधी, ये गलत है, ये भी मोदी जी के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो आपका ए ठीक है, बी गलत है। तो बी जिसमें है उसको एलिमिनेट कर दो आप। ठीक है, और ए आपको पता है ए ठीक है। तो ज़्यादातर जो एमसीक्यूज हैं वो आपके ऐसे ही कवर हो जाएंगे कि एक तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही है, और कौन सा जो ऑप्शन है जिस पे आप 100% आपको ये पता है कि वो गलत है। तो ए अपना ठीक है, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन 3 इसका निकल के आएगा, ए और सी। लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। नरसिम्हा राव जी के टाइम पे 1992 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और इसको लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये कब बनी थी? ये 2014 में बनी। कौन सी समिट के दौरान? जो आसियान समिट थी 2014 की, उसमें जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी नरसिम्हा राव जी के टाइम की, 1992 में जो स्टार्ट की गई थी, वो 2014 में मोदी जी के अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई थी। ठीक है, ये मनमोहन सिंह जी नहीं आएगा, तो ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन आपका ए और सी निकल के आ गया। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था,
क्योंकि ये डिट्टो क्वेश्चन आपके 2023 में पूछा गया था कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो किस जगह के लिए लॉन्च की गई है। तो ये सीधा सा आपका मैप हो गया। ठीक है, तो एक्ट ईस्ट का मतलब है कि ईस्ट की साइड काम करेंगे इंडिया के। ठीक है, अब वो यही पूछ लेगा इंडो पैसिफिक है या गल्फ कंट्रीज हैं या यूरोपियन नेशन है, यहाँ पे हो गया, या अमेरिका या कनाडा के बारे में पूछ लेगा। तो थोड़ा सा भी ध्यान आप मतलब रीजनिंग लगाओगे तो इस हिसाब से आप निकाल लोगे कि जो आसियान, वो उसमें आसियान भी दे सकता है। ठीक है, वो उसमें इंडो पैसिफिक वर्ड भी दे सकता है। ठीक है, ये सब आप उसमें वो दे सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्लासिकल लैंग्वेज टोटल कितनी होती है। आपकी 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सी जो क्लासिकल लैंग्वेज है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर, अच्छा क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है। तो इसमें से या तो हम ये देख लें कि सारी या तो हैं, तो ठीक है, और नहीं है तो वो ये एलिमिनेट करेंगे। हमको पता है कि जो हिंदी है वो क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं आती, तो डी आपको निकाल देना है। ठीक है, आपका संस्कृत होगी, कन्नड़ होगी, तमिल होगी, तीनों आती है, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका सेकंड आएगा, ए बी सी, ये तीनों क्लासिकल लैंग्वेज है। लेकिन जो बाकी जो बच गई उनके बारे में और ये कब कब ऐड की गई थी, ये भी आपसे सीक्वेंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं इनको बता देता हूँ। संस्कृत हो गया, कन्नड़, तमिल। तो सबसे पहले जो क्लासिकल लैंग्वेज जो ऐड की गई थी वो थी तमिल। ठीक है, दूसरे पे ऐड की गई थी संस्कृत। ठीक है, फिर क्या ऐड की गई थी, कन्नड़ा। ठीक है, उसके बाद कौन सी ऐड की गई थी, तेलुगु। ठीक है, और उसके बाद आपकी ऐड की गई थी मलयालम, और एंड में, ठीक है, उड़िया। ये आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए कि ये कब कब ऐड की गई थी। और इनकी जो डेट भी मैं बता देता हूँ, ये 2004 में ऐड की गई थी, ये आपकी 2005 में। ठीक है, और ये आपकी 2008 में, और ये भी आपकी 2008 में, और ये 2013 और 2014। ये सीक्वेंस से आपको छः की छः जो अपनी क्लासिकल लैंग्वेज है वो आपको पता होना चाहिए कि कब कब ये क्लासिकल जो दर्जा इनको दिया गया था वो कब कब दिया गया था। और सीक्वेंस में आपसे पूछा जा सकता है, वैसे तो क्वेश्चन फॉर्म हो ही गया, लेकिन ये सीक्वेंस से भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें रिवर डिस्प्यूट पूछ रहा है आपका कि कौन कौन सी से विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट इज करेक्टली मैच। करेक्टली इनकरेक्टली आपको क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा करेक्टली मैच है। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट, केरला, तमिलनाडु। सबसे पहले बेसिक चीज है कि रिवर के बारे में आपको मैप पे देख लेना है कि कौन सी रिवर कहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र। ठीक है, तुंगभद्रा रिवर तमिल, तुंगभद्रा रिवर बड़ी कॉमन है। ठीक है, ये तमिलनाडु और केरला नहीं आएगा। तुंगभद्रा के बारे में आप यदि कल्चर भी पढ़ते हो तो उसमें भी काफ़ी बार इसका मेंशन है। तो ये आएगा आपका कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा, ये तीन है। ठीक है, इसके बारे में पता है तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो डी जहाँ पे भी है वो आपको एलिमिनेट कर देना है। बाकी जो बच गई वो आपका आंसर ऑप्शन सी आपका निकल के आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज बीन लेड डाउन। अच्छा, शेड्यूल के बारे में पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो म्यूनसिपैलिटी जो 12th शेड्यूल है उसके बारे में पूछ रहा है आपसे कि कौन सा इसके अंडर आता है। ठीक है, तो अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन ठीक है, ये प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ये भी ठीक है, रोड्स एंड ब्रिजेस ये भी ठीक है आपका, पब्लिक सेफ्टी सर्विसेज ये इसके अंडर नहीं आता है, पब्लिक सेफ्टी सर्विसेज इसके अंडर नहीं आता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका ये सेकंड आंसर आपका ए बी सी निकल के आ जाएगा। ठीक है, शेड्यूल के बारे में बात करें हम। ठीक है,
तो ओरिजिनली अपने कितने शेड्यूल थे टोटल? 8। ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन उसके बाद जो 9th शेड्यूल ऐड हुआ वो कब हुआ? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1951 में। ठीक है, जो 8 शेड्यूल 8 के बाद जो 9वां जो शेड्यूल ऐड किया गया वो पहला जो संशोधन किया गया था 1951 में, उसके थ्रू ऐड हुआ। जो 10वां शेड्यूल था वो 52nd जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1985 में। ये आपको टिप ऑफ द टंग याद होनी चाहिए। ठीक है, जो कि 52nd अमेंडमेंट 1985 में ऐड किया गया। और जो 11th है जो आपके पंचायत से बिलोंग करता है, तो ये कब हुआ? ये हुआ आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। और ये लागू कब हुआ था? ये 24 अप्रैल 1993। ये इसलिए बता रहा हूँ एग्जैक्ट डेट की, पंचायत राज में काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि जो ये अमेंडमेंट है, ये इसका जो प्रोविज़न है लागू कब किए गए थे, क्योंकि 24 अप्रैल को ही अपना पंचायत राज जो दिवस बनाया जाता है वो 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये जो जो आपका शेड्यूल था, अ, ये 1992 का 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन और जो लास्ट जो शेड्यूल बच गया म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड, ये आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ही हो गया था। और लागू कब हुआ था? 1 जून 1900 1993 में ही ये आपका लागू हुआ। डेट अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये लागू हो गया था। इसके अलावा हाँ शेड्यूल के बता, हाँ तो ये आपको सब कुछ ध्यान रखना है। ठीक है, शेड्यूल के बारे में कि 9वां कब ऐड किया गया आपका, और बाकी 10वां 11वां 12वां कब ऐड किया गया था आपका, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें पूछ रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछ रहा है, आर्टिकल 324। ठीक है, इलेक्शन भारत का निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव आयोजित करता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। का पंचायत और नगर पालिका का चुनाव आयोजित, ये भी ठीक है। यदि राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में किसी प्रकार का विवाद आ जाता है तो निर्वाचन आयोग नियंत्रण अंतिम होगा। नहीं, ये गलत है। यहाँ पे जो निर्णय है वो अंतिम किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो लास्ट जो निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो आपका सी गलत है, सी आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, लास्ट क्या है? निर्वाचन आयोग मतदान आयोग प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, ए बी सी आपका पहला निकल के आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, जो फाइनल अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना कि इलेक्शन कमीशन के पास है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वही आ गया 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें जो कंपलसरी प्रोविजंस हैं वो कौन कौन से हैं पूछ रहा है, कौन कौन से प्रोविजंस। ठीक है, ये मैं बता चुका आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था आपका कब? 1992 में। और इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, और कौन सा शेड्यूल था? 11। और इसके थ्रू कौन सा आया था? 12वां जो शेड्यूल आपका आया था। इसमें कौन कंपलसरी प्रोविजन पूछ रहा है। ठीक है, तो 5 ईयर इलेक्शन ये है। रिजर्वेशन फॉर ये नहीं है आपका। रिजर्वेशन फॉर वुमेन ठीक है। नगर पंचायत ये नहीं है। तो और भी कौन कौन से कंपलसरी प्रोविजन? कंपलसरी प्रोविजन और जैसे हो गया कि 5 साल के इलेक्शन हो गए। ठीक है, और आपका हो गया स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, इनकी ऑडिट रिपोर्ट होगी। ये सारे जो कंपलसरी प्रोविजन में आते हैं। तो ए और सी इसका क्या आ जाएगा? ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंपलसरी प्रोविजन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी कॉन्सेप्ट है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी ट्रेस्ड टू कौन कौन सी जो इसमें जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह दी गई हैं, इन सब के बारे में पूछा है कि लोक सेवाओं, पहली क्या है? लोक सेवाओं हेतु शिक्षा। तो ये ठीक है।
मिनोब्रूक सम्मेलन नहीं, तो ये तो आएगा पहला। जो मिनोब्रूक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये पहली हुई थी 1968 में। सेकंड आपकी हुई थी 1988 में, और थर्ड कब हुई थी? 2008 में। ठीक है। इन कॉन्फ्रेंसेस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। इन सब के बारे में, ये तीनों कॉन्फ्रेंस है ना, इन तीनों का एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों कॉन्फ्रेंस हेड किसने की थी, और इनके अभी एग्जाम का टाइम कम है रिवीजन में, तो आपको छोटा सा ये देख लेना है कि इनके आउटकम्स क्या क्या थे। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आनी चाहिए थी, तो बी आपको क्या कर देना है? एलिमिनेट कर देना है। तो आपका जो आंसर क्या है? फोर्थ निकल के आ जाएगा। ठीक है। प्रशासनिक सिद्धांत के व्यवहार में फिलाडेल्फिया असल में 1967 19। हाँ, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, क्या आएगा? ACD। इसका मैं बता देता हूँ, जो कॉन्फ्रेंस जो फर्स्ट का जो आउटकम था वो क्या था। इन्होंने एक जो वर्क पे जो काम किया था, जो फर्स्ट जो आपकी कॉन्फ्रेंस थी उसका आउटकम था एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971। ठीक है। तो इसका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये जो कॉन्सेप्ट था ये इन्होंने पब्लिश किया था कॉन्फ्रेंस वन के बाद में। तो ये भी आपसे जो आउटकम्स है मैं बता रहा हूँ, इस कॉन्फ्रेंस की जो आउटकम है, जो वो 68 वाली और 88 या 2008 वाली हो, इन सब के बारे में कॉन्फ्रेंस के छोटे छोटे आउटकम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपसे पूछ रहा है तुलनात्मक लोक प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय के व्यापारिक भूमिका प्रशासन शुरू में 1960 में गठित किया गया। विज्ञान सोशल द्वारा FW तुलनात्मक प्रशासक समूह के अध्यक्ष ने उसके आरंभ की। अच्छा, ये ठीक है। FW किसके वो थे? तुलनात्मक प्रशासनिक समूह अमेरिका। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। ये देखो, अमेरिकी राजनीति विज्ञान एसोसिएशन के द्वारा क्या किया गया है? बनाया गया। ये तो गलत है ना। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है ये आपका गलत हो जाएगा। सी, ये एलिमिनेट हो गया। जो थर्ड है, लेकिन ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये आपका बनाया गया था, ये जो CP है ये आपका बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1963। ये आपको ध्यान रखना है। जो कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रिगार्डिंग कि तुलनात्मक प्रशासनिक समूह द्वारा जो बनाया गया था ये था अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ना कि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के द्वारा। ये आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर गिवन बाय चेस्टर बर्नार्ड। ठीक है, कौन कौन सा दिया गया है? तो प्राधिकार का सिद्धांत विधान क्षेत्र, ये आपका ठीक है। अभिधान संतुष्टि साम्य, ये भी आपका ठीक है। कार्यपालिका के ये भी ठीक है। अनुबंधित बाउंडेड रैशनैलिटी, इसका मतलब ये है, और ये बड़ा ही कॉमन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो बाउंडेड रैशनैलिटी है, तो ये जो बाउंडेड रैशनैलिटी है ये किसने दिया था? ये जो कॉन्सेप्ट आपका दिया था हर्बर्ट साइमन ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो बाउंडेड रैशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट था ये आपके हर्बर्ट साइमन ने दिया। तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा, A, B, C, आप। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे?
इसमें इगालिटेरियन पूछ रहा है कि कौन से थिंकर से रिलेट करता है, लिबरल पूछ रहा है लोकप्रिय लोकतंत्र कौन। तो इगैलिटेरियन की जब भी बात करते हैं तो जॉन रोल्स आएगा, ठीक है। और लिबरल की बात करेंगे तो आएगा आपका रॉबर्ट नोजिक। तो ए का सेकंड, हाँ तो यही निकल के आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो रोल्स के जो थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो रोल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस थी ये कब दी गई थी, 1971 में, ठीक है। और जो नोजिक था, रॉबर्ट नोजिक, उनका भी एक वर्क है जो कि क्या है, अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जो कब दिया गया था, 1974 में। ये दोनों ही वर्क आपको ध्यान रखने, काफ़ी फेमस है, रिनाउंड वर्क है, रोल्स का और नोजिक का। थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, और जो आपका नोजिक का है वो क्या है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, द जर्मन आइडियोलॉजी, अच्छा बुक्स हैं और थिंकर हैं, वो मैच द फॉलोइंग का। जर्मन आइडियोलॉजी मार्क्स, किसको नहीं पता, ठीक है। लेटर ऑन टॉलरेंस, किसको नहीं पता, जॉन लॉक। ये भी आपको पता है कि तो सी का 4 है आपका, ये जो आंसर है ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, आउटलाइंस ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट, फिलोसफी ऑफ राइट आपका हीगल पे जाएगा, तो ये आपका जाएगा जेएस मिल पे। इनके कुछ वर्क है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जेएस मिल के जो फेमस जो वर्क है वो क्या है, ओन लिबर्टी, ठीक है। यूटिलिटी, यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। 3 एसेज ऑन रिलीजन, ठीक है। और क्या है, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ये काफ़ी जो जेएस मिल के जो काफ़ी फेमस जो वर्क है, ऑन लिबर्टी हो गया, यूटिलिटेरियनिज्म हो गया, 3 एसेज ऑन रिलीजन हो गया, और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हीगल का यदि देखें, हीगल का यदि हीगल का देखें तो हीगल का जो आएगा वो आएगा साइंस ऑफ लॉजिक, ठीक है। ये हीगल ने दिया था, और हीगल की एक स्टेटमेंट है, रैशनल इज रियल, रियल इज रैशनल, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा मार्क्स के देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट वर्क है, क्योंकि इनमें ये होता है कि ये इनके बारे में आपसे मैच द फॉलोइंग हो गया, करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, या थिंक करके कोई आइडियाज़ हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्क पता होगा उतना इजीली, यदि डायरेक्ट भी नहीं पता होगा ना आपको, तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पाओगे, आपको पता होगा कि ये वर्क किसका है और किसका नहीं है, ठीक है। तो मार्क्स से कुछ वर्क देख लेते हैं। तो मार्क्स का है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ठीक है, वेज, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी हो गया, वेज, लेबर एंड कैपिटल हो गया आपका, ठीक है। और क्या आएगा, मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, क्लास कैपिटल वगैरह वो तो बड़े कॉमन है, तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जर्मन आइडियोलॉजी आपका हो ही गया, ठीक है। तो ये सब आपको पता होने चाहिए, मार्क्स के भी जो वर्क हो गए ये भी अपने कंप्लीट हो गए, ठीक है। और लोक का बड़ा फेमस है,
सेकंड ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ठीक है, सेकंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। ठीक है, और इन्होंने जो नेचुरल राइट दिए थे वो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये तीनों दिए थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जेफरसन का हमने देखा था कि लाइफ, लिबर्टी और हैप्पीनेस था। ठीक है, तो इन सब के वर्क के बारे में अ, आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। बुक्स हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स पे बेस है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं मैच द फॉलोइंग। हिंदुत्व के बारे में आपको पता ही होगा, सावरकर जी हो गए। ठीक है, और कौन सा है, कास्ट इन इंडिया, अंबेडकर जी। ठीक है, हिंदुत्व कहाँ जाएगा, सावरकर। कास्ट इन इंडिया। ठीक है, और मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। सोशलिज्म के गॉड फादर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कौन थे, लोहिया जी थे, जिन्होंने 7 रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी दिया था। वो टोटल रेवोल्यूशन आपसे पूछा जाए तो वो कौन होंगे, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाएगा आपका, फोर्थ पे। और जयप्रकाश नारायण का अ, ये आपका यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो ए का आ गया सेकंड, इजी है, निकल गया अपना ऑप्शन सी राइट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है वो ये बुक्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इसमें से यदि ज़्यादातर आपको बुक्स ना भी पता हो, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो सबसे हंस कोहेन की बुक क्या है वो, नेशनलिज्म एंड लिबर्टी। ये भी आपको पता है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा आंसर, सेकंड ऑप्शन आपका सही निकल के आएगा। ये भी आपको पता है। बाकी देख लेते हैं। जो आपका जो पहला आएगा उसका क्या आएगा, सेकंड आ जाएगा नेशनलिज्म। इनका आएगा नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। बाकी इसके साथ मैच। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी फेमस वर्क। ठीक है, किसी भी बुक में आप एमसीक्यूज वगैरह में उसमें मिल जाता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है हेनरी किसिंजर, पोल समितावाचार्य और जोसेफ एन नाई। जोसेफ नाई, ये है इनका नाम। ठीक है, हेनरी किसिंजर के बारे में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इनकी दो स्टेटमेंट बड़ी फेमस है कि एक तो वो कि अमेरिका का कोई भी परमानेंट नेशन का, इनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए कि अमेरिका का, अमेरिका बिहाफ पे बात कर लेते हैं कि अमेरिका का ना तो कोई परमानेंट एनिमी है ना ही कोई परमानेंट दोस्त है। जो है वो सब कुछ इंटरेस्ट, देश का इंटरेस्ट फुलफिल होना चाहिए। एक इन्होंने दिया था कि अमेरिका का जो दुश्मन होना बुरा है लेकिन दोस्त होना उससे भी। ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, और हेनरी किसिंजर के बारे में ट्रेडिशनल अप्रोच पे आएगा ये। ठीक है, केनेथ पोल्स के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। क्या है ये, एक स्ट्रक्चर रियलिस्ट है। और इनका जो वर्क था वो इम्पोर्टेंट वर्क क्या था, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और इसमें क्या आएगा अब ना, पहले का थर्ड, ये निकल के आ जाएगा आपका जो आंसर आएगा। ठीक है, हेनरी किसिंजर का अपना आएगा, केनेथ वोल्स का आएगा मैन एंड द स्टेट एंड द पावर। ठीक है, सेकंड अमिताभ आचार्य जी का ये आएगा। ठीक है, थर्ड क्या हो गया, जोसेफ नाई के बारे में, ये आपका फोर्थ आएगा, द फ्यूचर ऑफ पावर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है, ये पीछे जोसेफ नाई के बारे में बात हुई अपनी, ठीक है, हेनरी किसिंजर के बारे में बात हुई, तो इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो बैलेंस ऑफ पावर, सिक्योरिटी डिलेमा, ठीक है, और कलेक्टिव सिक्योरिटी,
ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं? रियलिस्ट से बिलोंग करते हैं, लिबरल से बिलोंग करते हैं? तो ये जो दोनों आएंगे ये आपके रियलिस्ट है, ठीक है। और ये कलेक्टिव सिक्योरिटी जो आपका निकल के आता है वो आता है लिबरल आइडियोलॉजी, जो कि पीस फॉर ऑल की बात करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन में क्या है अपना, इसमें अच्छा ठीक है, नहीं है, गेट है, ठीक है। तो इसका मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसका आएगा, गेट से क्या बना था, WTO, तो ये आ जाएगा, ठीक है। 1995, 1 जनवरी 1995 का, ठीक है। और मार्शल योजना 1948, आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में यूरोप को कैसे रीऑर्गेनाइज करना है, तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। विकास लक्ष्य, अच्छा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कब से, 2000 से 2015 तक, तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट का फोर्थ, ठीक है। और मार्शल प्लान ए, ये आपका ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कर रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में ये आपका शेड्यूल 5 हुआ है। राज्य भाषाएं कितनी है, 22। कौन सा शेड्यूल है, 8 हुआ है आपका। 14 लैंग्वेज थी, उसके बाद तो सिंधी ऐड की गई, फिर उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ऐड की गई, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जो आपका 92nd अमेंडमेंट एक्ट है 2000 सबका 3 का, उसमें ये सारी ऐड की गई थी। और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कौन से अमेंडमेंट एक्ट से डाली गई थी, वो 71st अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। और सिंधी जो था वो 21st अमेंडमेंट एक्ट था। ये सब आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। सूचियाँ स्टेट की, यूनियन की और जो मिक्स हैं, तो इसमें क्या आएगा, ये आती है आपका 7th शेड्यूल में, ठीक है। और ये क्या है, संघ राज्य में दिए जाने वाली आपका ओथ्स जो है वो 3 में आएंगी। तो पहला क्या है, 5वां, ठीक है। और राज्य भाषाएं 8वां, डी, डी का डी, ये आपका ऑप्शन निकल के आ जाएगा। शेड्यूल तो आपको पहले से लेके 12 तक आपके टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए। 9वां आपको मैंने जो अभी पीछे जो क्वेश्चन किया था, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, उसके बारे में मैंने बता दिया था कब कब कौन कौन से जो संविधान में जो अमेंडमेंट किए गए थे उनके द्वारा ऐड किए गए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें अच्छा ऑथर है और बुक के बारे में पूछ रहा है, उनको मिलाना है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, यदि आपको इन सब में से इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता हो, ठीक है, तो इसका इनका जो रिनाउंड वर्क है वो कौन सा है, द माइंड एंड द इंडस्ट्री हेड्स ऑफ गवर्न द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये आएगा, ठीक है। और वासने जी का आएगा बैटल हाफ वॉन, ठीक है। तो डी का 3, नहीं, डी का 3, हाँ। तो आपका क्या निकल के आ गया, ऑप्शन 1 आपका निकल के आ गया। बाकी आप मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बार बार रिवाइज करने, ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आया, आपको पता भी होगा तो हम एलिमिनेट काफ़ी इजीली कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है, एवोल्यूशन पूछ रहा है कि कब कब हुआ था क्रम विकास की अवस्थाएं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, प्रशासन के सिद्धांत पहले आते हैं, फिर फिर आता है चुनौतियों का काल, फिर आता है पहचान का संकट, इन दी एंड सबसे पहले था राजनीतिक प्रशासन, ये आएगा आपका, टीका आएगा ये सबसे पहले, ठीक है। फिर ये, फिर ये, फिर ये लास्ट में, ठीक है। तो सी का 3 तो 1938 से और 1948 से, हाँ ठीक है, ठीक है। डी का आ गया आपका सेकंड, तो ये जो आपका क्या है निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये ध्यान रखना है, एवोल्यूशन की स्टेजेस मैंने बार बार पिछली जो वीडियो उन्होंने भी बताया है कि एवोल्यूशन यदि 10 से 12 एवोल्यूशन है, स्टेजेस है उसकी, या 8 से 10 है।
तो आपको ऊपर के जो सबसे पहली स्टेज है और सबसे आखिर की स्टेज तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको नज़र मार लेनी है, बाकी जब आप क्वेश्चन करोगे तो एलिमिनेट करके वो आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है सिटीजन चार्टर के बारे में पूछा है, ठीक है। तो भारत का तो हमें पता है 1997 है, ठीक है। फ्रांस का 1992, तो देख लो। डी का 4, ये निकल गया, एलिमिनेट हो गया, ये हो गया। भारत का 19 मतलब बी का 3, ये आपका क्या आ गया, एक्चुअल क्वेश्चन है डायरेक्ट, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन जो सेकंड है ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट भी पूछते हैं, स्टेजेस बताई थी ह्यूमन हिस्ट्री की, किसने? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। तो ये कौन कौन सी स्टेजेस थी, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। इसमें क्या है, जो प्रिमिटिव सोसाइटी है ये सबसे पहले आएगी, ठीक है, बी सबसे पहले आएगा, तो ये एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब ए और सी में देखना है पहले कौन सा आ सकता है। स्लेव है और सी क्या है, कम्युनिस्ट सोसाइटी। अच्छा, मार्क्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि प्रिमिटिव सोसाइटी के बाद आए कम्युनिस्ट सोसाइटी और फिर आए स्लेव सोसाइटी। कभी मार्क्स ऐसी बात करेंगे? मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं, कम्युनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं कि कैपिटलिज्म से कैसे हम रेवोल्यूशन करके सोशलिज्म पे आएंगे, और सोशलिज्म से जब कम्युनिज्म पे जाएंगे वो एक पीसफुल प्रोसेस होगा, ये मार्क्स ने बताया था, ठीक है। रेवोल्यूशन हम कब करेंगे? जब कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये तो नहीं बोल सकता, तो इसके बाद प्रिमिटिव सोसाइटी के बाद आएगा स्लेव सोसाइटी, फिर आएगा फ्यूडल सोसाइटी, फिर आएगा आपका कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इन दी एंड क्या आ जाएगा, हम क्या फॉर्म कर लेंगे, कम्युनिस्ट सोसाइटी फॉर्म कर लेंगे। हाँ, ये एमसीक्यूज कब ट्रिकी हो सकता था, इसका जो आंसर आएगा ये निकल के आएगा, ठीक है। ये एमसीक्यू कब ट्रिकी हो सकता था, यदि ऑप्शन ऐसे बनाए जाते कि स्लेव और फ्यूडल सोसाइटी को आगे पीछे रखा जाता, सी और ए में जैसे सी को हटा के यहाँ पे डाल दिया जाता डी, तब कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता। इस केस में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को यदि डिफिकल्ट बनाना हो तो फ्यूडल और जो स्लेव सोसाइटी है इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। भाई, कम्युनिस्ट सोसाइटी का तो कॉमन सेंस है, मार्क्स के बारे में जब भी बात करेंगे तो ऐसा कभी पॉसिबल होगा ही नहीं कि ऐसी स्टेजेस मार्क्स बताए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछा है सीक्वेंस से अरेंज करना है कि कब इनका जन्म हुआ था। चलो मान के चलो आपको ये भी नहीं पता इनका जन्म कब हुआ था, एक बार को आपने ध्यान से सिलेबस भी देखा होगा, तो सिलेबस ही इस हिसाब से सीक्वेंस में है कि सोक्रेटिस है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, मैकेवली है, होब्स है, लोक है, ठीक है। पहले बेंथम आएगा, फिर जेएस मिल आएगा, फिर उसके बाद रूसो है, तो ऐसे सीक्वेंस में दिया गया है। तो अब प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल, ये सबसे पहले डी, ठीक है। फिर अपना क्या आएगा, मैकेवली, डी और बी आपको पता लग गया, तो ये निकल के आएगा। फिर क्या आता है, ई होप्स के बारे में बात करते हैं, सी क्या है, लोक के बारे में बात करते हैं, फिर हम रूसो के बारे में बात करते हैं। तो आपका सिलेबस भी इस हिसाब से सीक्वेंस में दिया गया है कि यदि आपको ना भी ध्यान हो कि इनका जन्म कब हुआ था, लेकिन उसके बाद भी ये सब जो है सिलेबस का भी थोड़ा बहुत ध्यान में है, तो आप इनका इतना अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सा थिंकर पहले आया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक मिनट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय अंबेडकर इन एनी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो एक बार ऐसा करते हैं, ये चार बुक तो हैं ही, ठीक है। मैं आपको जितना पॉसिबल हो सकता है उनके बारे में, अंबेडकर जी की जितनी जो बुक्स हैं उनके बारे में मैं अभी बता देता हूँ आपको। फिर उसके बाद वो भी आपको ध्यान रखनी, ऐसी ऐसा नहीं है कि हर बार यही चार बुक्स पूछी जा सकती है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा वर्क है अंबेडकर जी का या कौन सा नहीं है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो चार बुक होगी, कास्ट इन इंडिया हो गया, एनाइलेशन ऑफ कास्ट हो गया, द प्रॉब्लम विद इंडियन रूपी हो गया, ठीक है। और थॉट्स ऑन पाकिस्तान तो अब 1940 का है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, लो बाकी जो वर्क हैं अंबेडकर जी के उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका क्या हो गया, जो आपका है एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जो आपका आता है ये 1930,
सिक्स का है, ठीक है। और क्या है, रिडल्स इन हिंदुइज्म, ठीक है। और हु वर रुद्राज, ठीक है। और कौन कौन सा बच गया, हु वर रुद्राज हो गया, रिडल्स इन हिंदुइज्म, एनालिसिस ऑफ कास्ट हो गया, और वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ये भी उनका ही है। और क्या है, प्रॉब्लम, एक है प्रॉब्लम विद, इसमें भी है, ऑप्शन में भी है, प्रॉब्लम विद इंडियन रूपी, ठीक है। प्रॉब्लम विद इंडियन रूपी ये कब का है, 1923 का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या होगा, बुद्धा एंड धम्मा, इज धम्मा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कास्ट इन इंडिया ये आपका है, ठीक है। और ये आपका कब है, कास्ट इन इंडिया 1916 का है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नाइलेशन ये मैंने बता दिया 1936 का है। बाकी जो ये वर्क है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन रूपी ये कब आया आपका, 1923 का है। अब आप इसको अरेंज अरेंज भी कर सकते हैं सीक्वेंस से। और आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो वर्क है अंबेडकर जी के, इसमें भी मैंने पहले बताया है कि ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, और ऑप्शन को एलिमिनेट करने में भी आपको आसानी होगी यदि ये सब वर्क आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर, इसकी एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए, 24 फरवरी 2022, ठीक है। तो ये रशिया यूक्रेन वॉर, ए हमें सबसे लास्ट में चाहिए अकॉर्डिंग टू, ठीक है। ए सबसे लास्ट में चाहिए क्योंकि इनको देख के ऐसा नहीं लगता कि अभी अभी ये करंट का है, ठीक है। ए सबसे लास्ट में चाहिए, हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। तो इसका मतलब क्या है, डी सबसे पहले। ऑरेंज रेवोल्यूशन कब का है, 2004 का है, क्योंकि जो कलर्ड रेवोल्यूशन जो मैंने बताया था, जो जो पोस्ट यूएसएसआर जो कंट्रीज थी डिसइंटीग्रेट करने के बाद में, उनमें कलर्ड रेवोल्यूशन चलाए गए थे। जो कलर्ड रेवोल्यूशन, एक तो ऑरेंज रेवोल्यूशन हो गया आपका यूक्रेन का, और जो जैस्मिन रेवोल्यूशन वो आपका तुनिशिया का हो गया, और जो तुलिप जो रेवोल्यूशन है वो कहाँ का हो गया आपका, किर्गिस्तान का हो गया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑरेंज रेवोल्यूशन सबसे पहले होगा, ए सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा आपका रशिया जॉर्जिया वॉर 2008 का, और ये आएगा आपका 2014 का, ठीक है। तो DBCA ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ये एग्जैक्ट जो डेट है ये आपको पता होनी चाहिए, और जो एग्जैक्ट डेट उसकी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन जो बनेंगे आपके, उसमें ये डायरेक्ट डेट पूछी जा सकती है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में थी। और एक जो एग्जैक्ट डेट है, हमास ने इसराइल पे कब अटैक किया था, उसके बाद जो वॉर स्टार्ट हुई थी, वो भी आपको 7 अक्टूबर 2023, इसके बाद वो वॉर स्टार्ट हो गया था इसराइल और हमास के बीच का। तो ये दोनों वॉर की जो एग्जैक्ट है जो डेट है वो आपको ध्यान रहनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें डिक्लेरेशन की बात कर रहा है, लाहौर डिक्लेरेशन है, आपको पता होगा 1999 का है, ठीक है। आगरा इसके 2 साल बाद 2001 का है। शिमला कोड के बारे में पता है उन्हें, जो बांग्लादेश बन गया था उसके बाद 1972 का है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी, इंडस वाटर ट्रीटी 1960, और इसका जो मीडिएटर था वो कौन था, वर्ल्ड बैंक। इंडिया पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी 1960 में। तो इंडिया की तरफ से थे जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान की तरफ से थे अयूब खान। ये भी जो पर्सनैलिटी है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो अब आप अरेंज कर लोगे इनको। डी सबसे पहले आएगा, ठीक है। ये एलिमिनेट हो गया, मतलब डी सबसे पहले है। तो फिर उसके बाद क्या आएगा, वेस्ट शिमला कोड, ये निकल आपका ऑप्शन जो सेकंड है, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं।
इसमें आपसे पूछ रहा है अरेंज एस्टैब्लिश फॉलोइंग कमीशन इन, अच्छा जो कमीशन फॉर्म हुए थे उनके बारे में, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, और इसके जस्ट बाद एक ह्यूमन राइट कमीशन जो बनाया गया था वो 1993 का। ये दोनों एक साथ ही है, ठीक है। जब भी आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन की या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जब पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें ये आ जाता है जो दोनों कमीशन एक साथ ही, ठीक है। 1992 1993 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, ये 89th अमेंडमेंट एक्ट आपको पता होगा 2003 का, जिसने दो बनाए थे, SC ST कमीशन दोनों अलग अलग कर दिए थे इन्होंने, 89th अमेंडमेंट। और राष्ट्रीय बाल अधिकार ये आपका 2005 का है। ये आपका क्या आएगा 2005 का है, ठीक है। ये सीक्वेंस से याद रखने हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया ए, फिर आएगा आपका डी, तो आपका जो ऑप्शन 4 है ये निकल के आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि अरेंज, कि आपको ये पता होना चाहिए ये जो मोमेंट जो हुए थे ये कौन कौन सी सन में हुए थे, ठीक है। तो इसमें जो खेड़ा का हमें पता है गुजरात का, ठीक है। कब, नक्सलबारी कहाँ का है, बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, ठीक है। और वेस्ट बंगाल, चंपारण कहाँ का है, बिहार का, ठीक है। और जो खिलाफत जो मूवमेंट जो नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट हुआ था उसके साथ का है। तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जो खेड़ा जो मूवमेंट जो गुजरात में स्टार्ट, जब पहले तो चंपारण था, ये हमें पता है 1916 का, फिर खेड़ा था कौन सा, 1918 का, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, अपना खेड़ा हो गया। और फिर खिलाफत क्या है, 1919 का है, ठीक है। और ये कब का है, 1967 का है, सबसे पहले का, ठीक है। तो अपना क्या आ गया, वेस्ट बंगाल 1967 ए सबसे पहले। तो ये एलिमिनेट आपका जो आंसर आ गया कि नहीं 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 नहीं, कैसे अरेंज करना है, चंपारण 1916, 1918, अच्छा, अरे क्या कर दिया, तो 1967 तो बाद में आएगा ना, हमें ए सबसे लास्ट में चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा अपना 1916, टी, ऑप्शन 1 आपका निकल के आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 1916, 1918, 1919, फिर 1967, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, लोकेशन के हिसाब से भी याद रखना है कहाँ कहाँ हुए थे, ठीक है। कमेटी पंचायती राज से रिलेट करती है, कौन सा शेड्यूल है आपका 11वां, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। और अ, अब ये कमेटी पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो कमेटी कौन कौन सी कब कब आई थी वो ये अरेंज, तो बलवंत राय 1957, 1957, अशोक मेहता 1977, ठीक है। और ये कब आई थी आपकी 1986, तो ये कब आई थी जीवी के 1985। ये पंचायती राज का टॉपिक आप करोगे उसमें विद सीक्वेंस ये दी गई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका सी आएगा, फिर आएगा आपका बी, CBAD, ऑप्शन जो 3 है आपका, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये कमेटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जो पहले भी जो 2023 के पेपर करे हमने, उसमें भी ये जो कमेटी पूछी गई थी अपनी, ठीक है। बार बार ये कमेटी पूछी जाती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में इसमें पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, गलत है, या कौन किसका सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो एकात्मक मानवता दर्शन दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ने साम्यवाद को एस्फीयर किया जिसमें व्यक्ति विशाल हो, ये भी आपका क्या है, ठीक है। लेकिन ये जो पहला है ना फिलोसफी, उसके जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। ये दोनों ठीक है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका जो आंसर आएगा ये है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 9 पिलर्स ऑफ इंडिया, अब ये 9 पिलर है,
हमें नहीं पता कौन कौन से, ठीक है। तो वही है कि जो ऑप्शन है उनको बड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कोई ना कोई तो एक ऐसा नेगेटिव ऑप्शन हमें मिलेगा, या सारे पॉजिटिव है तो सारे करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन टू ऑल ठीक है, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ये भी ठीक है, कनेक्ट ओनली टू मेट्रो, ये जो ओनली जहां आ जाता है ना, उस स्टेटमेंट को दो बार उस ऑप्शन पे दो बार सोचना ही है। केवल हिंदी में आ जाता है, ओनली आपका इंग्लिश में आ जाता है, तो उस स्टेटमेंट को दो बार दे सोचना है उस पर, ठीक है। उसके बाद उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो डी आपका क्या गलत आ गया, तो डी जहां है उसको एलिमिनेट कर दो। आपका आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन सी इसका आंसर निकल के आ गया। इसके अलावा यदि ऑप्शन थोड़े ट्रिकी बनाए हुए हैं, तो हम एलिमिनेट कैसे कैसे करेंगे कि एक जहां डी होगा वहां एलिमिनेट कर देंगे, और ए पे हम श्योर है कि ये तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ए जिसमें नहीं होगा, जिस ऑप्शन में नहीं होगा उसमें ए को भी एलिमिनेट कर देंगे, और बाकी जो ऑप्शन जो बचेंगे वो आपका आंसर बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है वही स्टेटमेंट और रीजन दिए गए हैं कि कौन सा है। प्रधानवाद प्रमुख सत्ता द्वारा विनियमन प्रणाली है, और यथार्थवाद सिद्धांत गणराज्य प्रकृति शक्ति और राज्यों के नेतृत्व में। हाँ, ये भी ठीक है आपका, और ये इसका प्रभावित करता है, हाँ ये ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों स्टेटमेंट ठीक है और वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका आंसर ये आएगा, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, टैगोर और गांधी जी के बारे में पूछा है कि टैगोर और गांधी पहली बार शांति निकेतन में मिले थे, ये स्टेटमेंट ठीक है। टैगोर और गांधी पहली बार गुरुकुल का, नहीं 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 ये गलत है, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा आपका गलत, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कथन एक दो दो, अरे एक दो दोनों सत्य है, नहीं 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 नहीं, कथन एक सत्य है, असत्य है, ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा, ठीक है। इकोलॉजी के बारे में पूछ रहा है कि ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो यदि इसको घुमा के यदि यहाँ लैटिन वर्ड डाल देता तो वो भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ये ठीक है। नॉर्वे के दर्शन शास्त्री ने एनएनएस ने प्राथमिकता, इसको इकोलॉजी को दो वर्ड में बांट दिया था, एक डीप और एक आपका शैलो, ठीक है। इन्होंने बांटा था, तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। कथन एक दो दोनों सही है आपका, ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो इकोलॉजी है उसको किसने डिवाइड किया गया था, और जो इकोलॉजी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है थॉमस जेफरसन के बारे में पूछ रहा है कि इस बात पर अडिग थे कि केवल राजनीतिक कारणों से सरकारी कर्मचारियों पर की जाएगी, ये ठीक है। दुराचरण सरकारी कर्मचारियों कराने के लिए न्याय संगत आधार है, ये भी ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये अलग स्टेटमेंट है, वो थोड़ी अलग स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या सारे ही स्टेटमेंट है क्या, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड। सत्ता प्रतिदन एक उपकरण है जिसको भौतिक प्रभाव सत्ता सहमति पर आधारित होने का भी सत्ता एक उपकरण है जिसका भौतिक प्रभाव है, और सत्ता सहमति पर आधारित हो, हाँ ये भी ठीक है, दोनों सत्य, कथन एक दो दोनों सत्य। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये निकल के आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब वो ही आ गया, ये पैसेज आ गए। मैं पैसेज के जो आंसर हैं, जब आपको पीडीएफ मिलेगी पूरे 100 क्वेश्चन की, उसमें पैसेज के आंसर आपको मिल जाएंगे। पैसेज करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पैसेज के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है आपके पास, और पैसेज आप बहुत ही ईजिली कर पाओगे, ठीक है। इतना कोई टफ नहीं आता कि बिल्कुल ही मतलब क्रिटिकल रीजनिंग या आपका स्टेटमेंट बेस पूछा जाता है। डायरेक्ट आपको डेटा फाइंड आउट करना होता है, और वो आपका हो जाएगा, ठीक है। और जो कंडीशन होती है टाइम कम की, तो वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसमें पैसेज नहीं पढ़ना है, उसमें सीधे क्वेश्चन क्वेश्चन पे आना है, यदि टाइम कम है आपके पास। वैसे टाइम कम होना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके जो आंसर है वो जो पीडीएफ करेंगे उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए जो टोटल क्वेश्चन थे वो अपना, जो अक्टूबर नवंबर का जो पेपर था 2022 का, वो अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि जो जून जुलाई में जो पेपर हुआ था उसको कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद जो अपनी तरफ से जो एमसीक्यूज हम फॉर्म करेंगे या जो भी कॉन्सेप्ट हम जो जल्दी रिवाइज कर पाए हम, फिर वो चाहे प्लेसेस इन न्यूज़ हो गया, पर्सन इन न्यूज़ हो गया, ठीक है, कोई डिप्लोमेसी की जो टर्म्स हैं, जैसे आपका सलामी स्लाइसिंग हो गया, बॉइलिंग फ्रॉग हो गया, ये कुछ स्ट्रेटेजी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि क्योंकि इनको हम इजीली जल्दी मैक्सिकन सिंड्रोम हो गया, इन सबको हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और जो करंट में जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ होंगी वो भी हम जल्दी से जल्दी आपके रिवीजन में कवर करवाने की कोशिश करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी इनको भी। और इसके बाद अ, हम देखते हैं आज आई थिंक हिमाचल पीजीटी का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी सॉल्यूशन का देखते हैं, ठीक है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, और जो एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जो आपके जो साथी हैं जो कि नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के हैं उनको तो अपने साथ जोड़ना ही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। और चौहान सर भी आपके नेट जेआरएफ के लिए पढ़ाते हैं, आपका हिस्ट्री से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो आपके जो साथी हैं जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से हैं उनको भी आप ये जो वीडियोस हैं चौहान सर की भेज सकते हैं, और जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।